नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की मौत की खबर ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। 38 साल के प्रतीक पूरी तरह से फिट दिखते थे। वो जिम में जमकर पसीना भी बहाते थे। जिंदगी पूरी शिद्दत से जिया करते। इंस्टाग्राम पर वो काफी जिंदा दिल दिखा करते। लेकिन कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में वो कुछ गहरे तनाव में थे। तो सवाल यह कि तनाव की वजह क्या थी? क्यों प्रतीक यादव की मौत को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम सवालों के जवाब क्या मिलते दिख रहे हैं। आपको सब कुछ समझाते हैं इस रिपोर्ट में। मई की सुबह यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन की खबर से राजनीतिक गलियारों और यादव परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। राजनीति के दांव पेच और लाइमलाइट से अलग प्रतीक जाने जाते थे अपनी शांत लेकिन शौक से भरी जिंदगी को लेकर। अपनी अनुशासित लेकिन बिंदास जिंदगी जीने वाले प्रतीक यादव का रुझान कभी भी राजनीति की तरफ नहीं रहा। मुलायम परिवार का हिस्सा होने के बावजूद प्रतीक यादव ने अपना आसमान चुना और अपनी उड़ान भरी। वो फिटनेस के मुरीद थे और लग्जरी कारों के शौकीन थे और रियल एस्टेट और फिटनेस कारोबार से जुड़े थे। एक बड़ी और असरदार राजनीतिक विरासत होने के बावजूद प्रतीक यादव का झुकाव कभी राजनीति की तरफ नहीं रहा। राजनीति से दूर प्रतीक यादव ने रियल एस्टेट और फिटनेस यानी जिम का कारोबार किया। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी नेता हैं और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है। प्रतीक का असमय जाना पूरे परिवार के लिए एक बड़ा सदमा है। प्रतीक भले राजनीति से कोसों दूर थे, लेकिन उनका जाना राजनीतिक गलियारे से जुड़े हर एक शख्स को स्तब्ध कर गया। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे प्रतीक की तबीयत अचानक बिगड़ी। सुबह करीब 5:20 पर डॉक्टर्स की टीम प्रतीक के घर पहुंची। उस समय प्रतीक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सुबह 5:30 बजे प्रतीक को सिविल अस्पताल ले जाया गया। सुबह 5:35 पर डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। सुबह 6 बजे प्रतीक के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। प्रतीक की मौत कैसे हुई यह भी साफ नहीं हो सका है। प्रतीक की आकस्मिक मृत्यु पर तरह तरह की बातें सोशल मीडिया में अफवाहों की शक्ल में दौड़ी। वहीं समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने भी प्रतीक की मौत को लेकर सवाल उठाए। प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें शरीर पर किसी बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है। मौत की वजह स्पष्ट न होने पर डॉक्टर ने विसरा के साथ हार्ट भी सुरक्षित रख लिया है, ताकि आगे जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रतीक यादव का असमय जाना यादव परिवार के लिए एक बड़ी अपूरणीय क्षति है। सबसे बड़ा आघात उनकी पत्नी और मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव और उनकी 2 बेटियों के लिए है। अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी एक आम लव स्टोरी की तरह ही थी। हालांकि दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूलों के फंक्शंस में दोनों का मिलना हुआ, दोस्ती हुई और फिर समय के साथ प्रेम भी हुआ। हालांकि तब अपर्णा को यह मालूम नहीं था कि प्रतीक मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। प्रतीक और अपर्णा की लव स्टोरी करीब 11 साल तक यूं ही चलती रही और बात शादी तक पहुंची। हालांकि अपर्णा ने अपने पिता को शादी के लिए मना लिया था, पर अहम था मुलायम सिंह यादव को मनाना। प्रतीक ने इसके लिए मां साधना गुप्ता को कहा। साधना ने आखिरकार मुलायम को प्रतीक और अपर्णा की शादी के लिए राजी कर लिया।
इसके बाद साल 2011 के दिसंबर महीने में प्रतीक और अपर्णा की शादी होनी तय हुई। वेन्यू था सैफई। सैफई में हुई प्रतीक और अपर्णा की शादी में देश की तमाम बड़ी हस्तियां पहुंची थी। अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल अंबानी और राजनीति के तमाम बड़े चेहरों से लेकर बॉलीवुड के तमाम सितारे सैफई में जुटे थे। प्रतीक अपर्णा की शादी उस साल की लग्जरी शादियों में शुमार थी। समय बीता, लेकिन प्रतीक ने कभी राजनीति को करियर के तौर पर नहीं देखा। प्रतीक की अपनी अलग दुनिया रही। लेकिन अपर्णा यादव की रुचि राजनीति में रही। वो पार्टी में धीरे धीरे एक्टिव होती रही। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा को समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट से मैदान में उतारा गया, लेकिन मोदी लहर में वो जीत न सकी। इसके बाद कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव अपर्णा को 2019 लोकसभा चुनाव में संभल सीट से उतारना चाहते थे, लेकिन बात बनी नहीं। इस बीच अपर्णा का झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ और 2022 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बीजेपी की मुखर नेता के तौर पर अपर्णा फिलहाल राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अपनी अपनी जिंदगी जीने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रतीक और अपर्णा की जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये तब पता चला जब 19 जनवरी को प्रतीक ने अचानक एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली, जिसमें लिखा था, अपर्णा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। हालांकि 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई थी। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। प्रतीक ने इंस्टाग्राम पर ही विवाद के खत्म होने की बात कही। प्रतीक कारोबारी चुनौतियों से जूझ रहे थे। ये बातें प्रतीक के करीबी मित्रों ने भी कही हैं। ये बात भी है कि प्रतीक कुछ समय से सेहत की भी चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनकी बीमारी की खबरें लगातार आ रही थी। पिछले महीने 30 अप्रैल को उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे थे। प्रतीक की हालत में सुधार के बाद उन्हें घर लाया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फेफड़े की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से पीड़ित थे, जिसमें फेफड़ों की धमनियों में खून का थक्का बनने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट पर असर पड़ता है। तो क्या ब्लड क्लॉट की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ? वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की, उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस। तो क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म प्रतीक की मौत की वजह बन गया? अस्पताल के बाहर प्रतीक के मित्रों, चाहने वालों और उनसे जुड़े लोगों की भीड़ जमा थी। अखिलेश यादव भी केजीएमयू के पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। प्रतीक के बारे में जानकारी लेने के बाद लौटते समय जब उनसे प्रतीक की मौत को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कारोबारी तनाव के संकेत दिए। जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। एक अच्छा खासा 38 साल का फिट दिखने वाला शख्स चला गया, जो नियमित कसरत और हेल्दी डाइट के अनुशासन में रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रतीक यादव का जाना उनकी जिंदगी में उतरी चुनौतियों की तरह ही पेचीदा है। आखिर क्या वजह रही प्रतीक की मौत की, ये अब भी एक सवाल है। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे। फिर डॉक्टरों से राय मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए। ऐसी उम्मीद नहीं थी।
प्रतीक यादव की असमय मृत्यु ने सबको स्तब्ध कर दिया। प्रतीक को श्रद्धांजलि देने सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी पहुंचे। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनको संबल दिया। कल लखनऊ के पिपरा घाट पर प्रतीक का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब चारों तरफ फैली स्मृतियां हैं। प्रतीक यादव अब अतीत बन चुके हैं। राजनीति के तंग गलियारे से अलग जिसने अपनी जमीन, अपना आसमान चुना था, अब वो अनंत यात्रा पर है। तमाम प्रश्नों के साथ कुछ प्रश्न उत्तरित हैं, कुछ अनुत्तरित। मृत्यु प्रश्नों के जवाब देने के लिए कहां रुकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बात अगली स्टोरी की करते हैं और सवाल ये कि क्या बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही शुभेंदु अधिकारी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं? जिस योगी मॉडल से उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ चलाते हैं, क्या वैसा ही योगी मॉडल शुभेंदु अधिकारी बंगाल में लागू करते हुए दिख रहे हैं? शुभेंदु योगी स्टाइल में फैसले ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली ही कैबिनेट में यूसीसी लागू करने की मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल और असम तक चर्चा इस बात की है कि क्या योगी आदित्यनाथ हिमंता और शुभेंदु के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन चुके हैं? आपको ये समझाते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दिल में नरेंद्र मोदी और इरादों में योगी आदित्यनाथ, ऐसे ही संकल्प के साथ चल पड़े हैं बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जिन्होंने बंगाल की राजनीति का व्याकरण बदलने की ठान रखी है। इरादा योगी आदित्यनाथ की तरह साफ और सख्त है। दिमाग में उन्हीं की तरह अनुशासन। वो फैसले जो अब तक बंगाल के लिए नामुमकिन दिखते थे, शुभेंदु अधिकारी उन्हें जमीन पर उतार रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए केवल विकास काफी नहीं है, यहां अस्मिता और सुरक्षा बड़े मुद्दे हैं। शुभेंदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। स्वच्छ भारत अभियान থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক। তাই তিনি যেটা আজকে করেছেন সেটা আমরা করব এবং আমরা তার দেখানো পথেই চলব। शुभेंदु का योगी मॉडल असल में 3 मुद्दों पर आधारित है। पहला, जीरो टॉलरेंस। अपराधियों और राजनीतिक हिंसा करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की तरह ही बिना किसी रियायत के कार्रवाई। दूसरा, घुसपैठ पर प्रहार, जहां सीमावर्ती इलाकों में सख्त निगरानी और अवैध निवासियों की पहचान। और तीसरा, सिंडिकेट राज का खात्मा, बंगाल में सक्रिय कोयला और बालू माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल। क्या बंगाल की राजनीति अब लखनऊ के रास्ते पर चलेगी? क्या कोलकाता के लाल बाजार में अब यूपी की तरह न्याय होगा? सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल की सत्ता के लिए सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया है, जिसका नाम है योगी मॉडल। तुष्टीकरण के गढ़ में अब बुलडोजर और सख्त कानून की गूंज सुनाई देने वाली है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद संभाला। विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आज विधानसभा में भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कई नवनिर्वाचित विधायकों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। प्रोटेम स्पीकर तापस रॉय की मौजूदगी में सभी विधायकों ने शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा सीट से विजयी हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद यह स्पष्ट हुआ
कि शुभेंदु ने भवानीपुर विधानसभा सीट से विधायक बने रहने का फैसला किया है, जबकि नंदीग्राम सीट को उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया। আমি দু জায়গার এমএলএ হিসেবে তো শপথ নিতে পারি না। আমি ভবানীপুর থেকে শপথ নিলাম মানে আমাকে সংবিধান আইন অনুযায়ী নন্দীগ্রামটা ছাড়তে হবে। ছাড়লেও আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে কথা দিতে পারি 2009 এর 5ই জানুয়ারি ফিরোজা বিবি জেতানোর পর থেকে আমি এমএলএ ছিলাম না, কিন্তু আমি নন্দীগ্রামের সব দেখাশোনা করেছি। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पुलिस प्रशासन की बैठक और कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े कदम उठाए, जो योगी आदित्यनाथ के यूपी मॉडल से काफी मिलते जुलते हैं। पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए। सड़कों पर नमाज या धार्मिक सभाएं नहीं होंगी, ताकि आम जनता को ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े। यह यूपी के लाउडस्पीकर रेगुलेशन की तरह ही है, जहां ना तो सड़क पर नमाज होती है और ना ही लाउडस्पीकर तेजी से गूंजता है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के माफियाओं के गुनाहों का पूरा हिसाब लिया। ऐसा ही बंगाल में भी होने जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने निर्देश दिया है कि 2021 से 2024 के चुनावों के बाद दर्ज 1300 से ज्यादा मामलों की फाइलें खोली जाएं। जीडी यानी कि जनरल डायरी को एफआईआर में बदला जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अवैध हथियारों की रिकवरी और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई होगी। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग को तेज करने के लिए 600 एकड़ जमीन 45 दिनों में बीएसएफ को सौंपने के आदेश दिए गए। इससे पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगेगी। यह यूपी के रोहिंग्या विरोधी और बीजेपी के नेशनल सुरक्षा एजेंडे से सीधा जुड़ा हुआ है, जो योगी के सख्त अवैध अप्रवासी विरोधी स्टैंड को दर्शाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की सभी योजनाएं लागू होंगी। आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना 3.0 और अन्य केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने का आदेश दिया गया है। इस फैसले से टीएमसी के 15 साल के केंद्र विरोध को खत्म किया गया। साथ ही सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में 5 साल की छूट। यह उत्तर प्रदेश के डबल इंजन गवर्नेंस मॉडल का ही हिस्सा है। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी योगी की लीग पर चलने के साथ ही उनके जैसा दिखने, पहनने, ओढ़ने और योगी की तरह ही अपनी बात रखने पर फोकस कर रहे हैं। भगवा पटका और भगवा कुर्ते से आगे बढ़कर अब शुभेंदु अधिकारी ने अपनी चेयर पर भी भगवा कपड़ा डाल लिया है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए हैं। इसी दिशा में आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान बनाते भी दिख रहे हैं। वो नेता जिसे देखकर ही लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। अपराधी, माफिया गुंडों और घुसपैठियों पर शुभेंदु के बयानों को अलग से सुना जाए तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की छाप सीधे सीधे दिखाई देती है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास उन्हें भगवा पटका पहनाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी पैरों में पहनी चप्पल को साइड उतारते हैं, फिर योगी आदित्यनाथ को पटका पहनाते हैं और उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते हैं। जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो महाराज हैं, वो योगी हैं, संत हैं, इसीलिए उनका सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। तभी से दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर बातें हो रही हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु का स्वागत करते हुए उन्हें भगवा पटका पहना दिया। बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये दोनों तस्वीरें चर्चा में बनी रही। शुभेंदु योगी से इतने इंप्रेस्ड थे कि वो चाहते थे कि जिस तरह यूपी में योगी गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं, वही काम बंगाल में किया जा सके। चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी का यह बयान सुनिए। जब शुभेंदु ने सत्ता संभाल ली है तो वो योगी आदित्यनाथ के रंग में रंगते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर तो लोग यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ को आत्मसात करना चाहते हैं। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर हार्ड लाइन लेकर वो अपनी छवि योगी आदित्यनाथ की तरह ही करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की तरह ही बंगाल को विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं।
एक तरफ शुभेंदु अधिकारी भगवा और राष्ट्रवाद की लाइन ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही फुल एक्शन मोड में हैं। सीएम पद की शपथ लेने के बाद हिमंता ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में कड़े और बड़े फैसले लिए। हिमंता ने बीजेपी के घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक असम में यूसीसी लागू करने का ऐलान कर दिया है। असम सरकार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने कैबिनेट की मंजूरी और विधानसभा सत्र की तारीखों की जानकारी दी। हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, इसमें हमारे कमिटमेंट था कि हम असम में यूसीसी को लागू करेगा। तो पहला कैबिनेट ने ही सरकार ने निर्णय लिया कि हम अगले 25 मई जब हमारा विधानसभा का सत्र शुरू होगा, 25 मई हम लोग यूसीसी सदन का सामने लाने का काम करूंगा। एक हिसाब से बीजेपी का इलेक्शन मैनिफेस्टो का एक बड़ा प्रॉमिस हमने आज पूरा करने का काम किया। असम विधानसभा का सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को आयोजित होगा। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करेंगे। अगर यूसीसी बिल पारित होता है तो असम यूसीसी लागू करने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है। चुनावी रैलियों के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ऐलान किया था कि उनकी सरकार असम में यूसीसी लेकर आएगी। मित्रों, आने वाले दिनों में आसाम में भी हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाकर 4 शादियों पर प्रतिबंध करने वाले। असम में जो यूसीसी लागू किया जाएगा उसमें विवाह संबंधी नियम, लिव इन रिलेशनशिप, बहुविवाह, संपत्ति संबंधी नियम और विवाह का अनिवार्य पंजीकरण होगा। असम सरकार ने ऐलान कर दिया है कि गोवा, उत्तराखंड और गुजरात में पहले से ही बीजेपी सरकार यूसीसी लागू कर चुकी है। असम के साथ बीजेपी ने बंगाल में सरकार बनाने के 6 महीने के भीतर ही यूसीसी लागू करने का ऐलान किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करें। कोई नागरिक 4 शादी कर पाएगा और कोई नागरिक 1 शादी कर पाएगा, वो तुष्टीकरण है। यूसीसी तुष्टीकरण को समाप्त करता है और यूसीसी की रिकमेंडेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, संविधान सभा की है। मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इन लोगों ने इतने साल लटका कर रखा है। ममता जी को जो करना है वो करे। पूरे देश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, यूसीसी लागू होकर। बीजेपी के भीतर योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और हिमंता बिश्व शर्मा की त्रिमूर्ति वर्तमान में आक्रामक हिंदुत्व और प्रखर राष्ट्रवाद के पोस्टर बॉय के रूप में उभरी है। ये तीनों नेता बीजेपी की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने विचारधारा को लेकर बहुत स्पष्ट और मुखर है। योगी आदित्यनाथ जहां इस मॉडल के आइडियल हैं, वहीं हिमंता और शुभेंदु इसे अपने अपने राज्यों की परिस्थितियों के अनुसार लागू कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बड़ी खबर कोलकाता से, यहां तिलजला इलाके में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर सामने आई। कोलकाता में अवैध फैक्ट्री को तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस बात के लिए निर्देशित कर चुके हैं कि अवैध को टिकने नहीं दिया जाएगा और उनके निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद यहां पर यह फैक्ट्री अवैध तरीके से चल रही थी, यह बात सामने आई और अब इस पर एक्शन कैसे लिया जा रहा है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के तिलजला इलाके में आज बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल तिलजला इलाके में टालीखोला जो जगह है, वहां पर ये इमारत थी जिसके अंदर आग लग गई थी। जो ये अवैध फैक्ट्री बताया जा रहा था कि यहां से संचालित हो रही थी, उसके बाद जो है आप देखिए इसको तोड़ने का जो कवायद है वो यहां पर शुरू हो गया है। बुलडोजर अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचा हुआ था और जो आगे का हिस्सा है उसको यहां पर जो है वो डिमोलिश किया गया है और अंदर जो मजदूर हैं उनको लगाकर भी जो तोड़ने की कार्रवाई है वो आज जो है यहां पर शुरू हुई है। बताया जा रहा है कि कल भी ये
कार्रवाई चलेगी। और अगर आप देखेंगे तो अब जो तमाम अंदर मजदूर थे वो अब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि शाम का वक्त हो चला है। और अगर ये गेट देखेंगे आप तो गेट के ऊपर आपको डेल्टा लेदर कॉरपोरेशन जो है वो लिखा हुआ नजर आएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। पैरामिलिट्री के साथ साथ जो पश्चिम बंगाल पुलिस के जवान हैं उनको लगाया गया है। और पहले यहाँ की बिजली काटी गई थी और उसके बाद जो है अब इसको तोड़ने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। और जो तिलजला इलाका है यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर कल जो आग है वो लगी थी और इसमें कुछ लोग घायल भी हुए थे, मौत भी हुई थी बाकायदा। और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा था कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके साथ बातचीत करने के बाद जो ये बिल्डिंग है इसको डिमोलिश करने का जो काम है वो शुरू कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि देखिए अब जो ये पूरा इमारत आपको नजर आएगा, इस इमारत का जो आगे का पोर्शन है इसको यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया है। और इसको जो है अब आप देखेंगे कि कल भी बताया जा रहा है कि जो ये पोर्शन जो बचा हुआ हिस्सा है इस बिल्डिंग का उसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कोलकाता में डिमोलिशन स्पॉट पर मंत्री अग्निमित्रा पॉल पहुंची। बंगाल में अभी भी बुलडोजर एक्शन होगा, अग्निमित्रा पॉल ने इस बात के संकेत दिए। वो खुलकर कह रही हैं जो भी अवैध होगा उसे ढा दिया जाएगा। और ये तस्वीर आपके सामने, अग्निमित्रा पॉल हाल फिलहाल में मंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद आप देखिए कैसे मंत्री जी एक्शन में हैं। जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ वहां पर वो खुद पहुंची, मुआयना किया और एक सख्त संदेश दिया कि जितनी भी अवैध चीजें हैं उसके खिलाफ सरकार ऐसे ही कार्रवाई करेगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। पाकिस्तान उसे दम साध कर सुनता है और देखता भी है। ईरान अमेरिका इजराइल जंग को देखते हुए एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आने वाले वक्त के लिए तैयार रहने की बात जब से कही है, पाकिस्तान इसकी अपने तरीके से व्याख्या करने में जुटा हुआ है। ईरान अमेरिका जंग के हालात में दुनिया फ्यूल क्राइसिस से जूझ रही है, लेकिन अब तक भारतीयों पर इसका असर ना के बराबर हुआ था। ऐसा भारत के प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के चलते हुआ। और अब पीएम नरेंद्र मोदी की सेविंग वाली अपील को पाकिस्तान हूबहू अपने मुल्क में लागू करने की डिमांड करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। मिडिल ईस्ट में संकट के बीच पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती के लिए देश के नागरिकों से 7 अपील की। मोदी के 7 पॉइंट फार्मूला में स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी की 7 सूत्रीय अपील की पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों से पूछ रही है कि पाकिस्तान को इस बुरे वक्त में संभालने को लेकर उनका प्लान क्या है। दरअसल वैश्विक ऊर्जा संकट से भारत को बचाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं। मार्च में ही पाकिस्तान के नेताओं ने आवाम की भलाई का ड्रामा रचते हुए पार्शियल लॉकडाउन जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए थे। इसने आवाम को राहत देने के बजाय पाकिस्तानियों की वोट लगा दी। गजवाए हिंद का डंका बजाने वाले भिकारिस्तान की हालत इतनी पतली है कि ईरान अमेरिका जंग के शुरुआती हफ्ते में ही पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे। अवाम के लिए तो पार्शियल लॉकडाउन लगाया, लेकिन ना तो पाकिस्तानी नेताओं के ऐश कम हुए और ना ही मुनीर की फौज की अय्याशी।